अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी। आप देख रहे हैं सैलाबी सूरत हाल पर हम न्यूज़ की ख़ुसूसी ट्रांसमिशन सिचुएशन रूम। नाज़रीन, इस टाइम चनाब, सतलुज और रावी तोगयानी की हालत में है। पंजाब के 26 अजला इस सैलाबी सूरत हाल की लपेट में है। 4100 से ज़ायद जो छोटे देहात हैं, बड़े देहात हैं, वो हालिया सैलाबी रेलों की वजह से मुतासिर हुए हैं और 42 लाख लोग ये जो PDM है उसके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक डिसलोकेट हुए हैं, जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ा है, नकल मकानी करनी पड़ी है। 56 अफराद अब तक, बल्कि 26 अगस्त से लेकर अब तक जो है इन वाक़यात के अंदर जहाँ बाग भी हो चुके हैं। जो सैलाबी रेलें हैं उनका इस टाइम मरकज़ हम जो देख रहे हैं वो जनूबी पंजाब बना हुआ है। दरिया सतलुज का जो पानी है वो भी हेड पंजत को हिट कर रहा है। इसके साथ साथ रावी और चनाब का जो पानी है वो भी मुल्तान से गुजरता हुआ मुल्तान शहर, उसके गिरदोनवा जो आबादियाँ हैं उनको खासा मुतासिर किए हुए हैं। पंजाब पाकिस्तान की फूड बास्केट भी कहलाती है। जो ज़रूरी लैंड है, एग्री लैंड है, वो हालिया सैलाबी सूरत हाल की वजह से खासी मुतासिर हुई है, जिसकी वजह से जो असरात हैं वो भी मंजर आम पर आना शुरू हो गए हैं। सब्जियां नायाब हो गई हैं, उनके रेट बढ़ गए हैं। आटा जो है वो मार्केट में खासा महंगा मिल रहा है। ऑन द अदर साइड इसकी हम बात कर लें, ये तो सूरत हाल हम ग्राउंड पर देख रहे हैं, लेकिन PDMA ने, NDMA ने अलर्ट जारी किया है कि 10वां स्पेल मुल्क में बारिशों का शुरू होने जा रहा है। 9 तारीख तक पंजाब में बारिशें होंगी और 10 सितंबर तक सिंध के अंदर बारिशों का नया स्पेल जो है वो शुरू होगा। अब इस सूरत हाल में जो ऑलरेडी इलाके खासे इफेक्टेड हैं, जहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ वर्क और जो पंजाब के ऊपर के इलाके, अपर पंजाब के जो इलाके हैं, वहाँ पे रिहेबिलिटेशन का जो काम शुरू हो चुका है, वो मुतासिर होने का कहा जा सकता है कि खदशा है। इस पूरी सूरत हाल में सैलाब की हमने ग्राउंड से भी आपको बहुत सी चीज़ें दिखाई। शहर शहर हम लोग गए, वहाँ पर क्या रिलीफ का, रेस्क्यू का काम जारी है, इंतज़ामिया किस तरह काम कर रही है, फलाई तंजीमें किस तरह काम कर रही है, और जो अवामी नुमाइंदे पॉलिटिशियन है वो किस तरह आवाम के अंदर मौजूद हैं। आज की भी हम बात कर लें तो चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी वो जनूबी पंजाब के दौरे पर हैं, सैलाबी इलाकों में जाएंगे। हमने देखा CM मरियम नवाज़ वो भी जनूबी पंजाब हो या अपर पंजाब हो, मुख्तलिफ अजला जो सैलाब से मुतासिर हुए थे वहाँ पर गई, लोगों से मेल मुलाकातें की और उनकी दादरसी करने की कोशिश की। तो इस पूरी सूरत हाल में आज की जो ट्रांसमिशन है उस पर हम आता करने की कोशिश करेंगे कि इस टाइम ग्राउंड पर रेस्क्यू, रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का वर्क किस तरह चल रहा है। जो हमारे साथ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट जो सैलाबी इलाकों से मौजूद, मैं आपको बताता चलूँ। अली सरदार हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुल्तान से, फ़ारूक मलिक हमारे साथ होंगे बहावलपुर से, गुलाम हसन रहीम यार खान से, जवाद शाह सक्खर से और राशिद मेमन हमें कश्मीर से ज्वाइन करेंगे। आप तमाम कॉरेस्पॉन्डेंट का बहुत शुक्रिया जी, आप अपने इलाकों में मौजूद हैं। और एक तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खासी तुगयानी है, खासे मुश्किल हालात हैं और वहाँ पे वबाई अमराज भी हैं, मच्छर भी बहुत ज़्यादा है और सैलाबी रेलें जो है वो भी इलाकों को मुतासिर करें। तो इस पूरी अपनी जो आप ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, सबसे पहले अपना भी बहुत सा ख्याल रखिएगा। सरदार, आपसे ज़रा शुरू कर लेते हैं। आप मुल्तान में मौजूद हैं, मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीर वाला, वहाँ का बताया जा रहा है कि इमरजेंसी भी वहाँ पर नाफिज की गई है और साथ में शहर के इनखला का कहा गया है कि शहरी जो है इलाकों से चले जाएं, क्योंकि खासा जो पानी का लेवल है वो अप हो चुका है। मसाजिद में भी ऐलानात हो रहे हैं। तो इस टाइम वहाँ करंटली क्या सूरत हाल है और वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह जारी है और पानी का जो लेवल है वो कितना है, ये बताइएगा। जी बिल्कुल निज़ामी साहब, दरियाए चनाब के सैलाबी जो रेलें हैं वो ज़िला मुल्तान के नशेबी इलाकों को अब बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। बन बोसन से लेकर जलालपुर पीर वाला की ये जो 150 किलोमीटर की बेल्ट है, जिसमें 130 से ज़ायद मवाज़ात और बस्तियाँ हैं वो ज़ेर आब आ चुकी हैं। और अगर करंट सिचुएशन के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त हेड त्रीमू से जो अखराज पानी का है वो 5,43,000 है, जो कि अगले 24 से 36 घंटों में जो है वो मुल्तान शहर में दाखिल होगा। और इसी तरह जैसे कि आप बात कर रहे हैं कि जलालपुर पीर वाला के हवाले से, तो जलालपुर पीर वाला में और शुजाबाद में इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो शहरी आबादी है उन्हें अब जो है शहर से जाने के लिए कह दिया गया है, क्योंकि दरियाए सतलुज का जो पानी है वो गुज़श्ता कई रोज़ से जलालपुर पीर वाला को हिट कर रहा था। और अब बताया ये जा रहा है कि जो दरियाए सतलुज का पानी है वो अब सरकारी बंद के बिल्कुल जो बाउंड्रीज़ है उसको टच कर रहा है और जैसे ही अगर मज़ीद पानी दाखिल होता है तो उसके बाद खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि ये तमाम तर पानी जो है वो शहरी आबादी में दाखिल हो जाएगा। इंतज़ामिया के मुताबिक इस वक्त पुलिस की जानिब से जो है वो मसाजिद में ऐलानात भी करवाए जा रहे हैं, जिसके बाद जो है वो शहरी आबादी में जो है शदीद खौफ व हरास फैल गया है। कुछ अफराद जो हैं वो अपनी मदद के तहत जो है वो नकल मकानी भी कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें कहा जा रहा है कि वो जो सरकारी फ्लड रिलीफ कैंप हैं वहाँ पर चले जाएँ। लेकिन जब हमारी शहरियों से भी बात हुई तो उनका ये कहना था कि अगर शहरी आबादी में पानी दाखिल हो जाता है तो ये जो फ्लड रिलीफ कैंप्स हैं ये भी शहर में ही बनाए गए हैं,
तो फिर उन्हें कौन बचाएगा। यही वजह है कि अब जो बड़ी आबादी है वो मुल्तान, इसी तरह लोधरा, बहावलपुर और इस तरफ का रुख कर रही है और अपनी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि किसी तरह अपनी जान को बचाया। देखा कल भी वहाँ पे एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जब रेस्क्यू 1112 की एक बोट जो थी वो उल्ट गई और 4 बच्चों समेत एक खातून, 5 लोग टोटल जाबाक हुए। आज भी एक डेड बॉडी वहाँ से मिली है। तो कुछ वसाइल की कमी हमें वहाँ पर देखने को मिल रही थी कि रेस्क्यू एहलकारों के पास लाइफ जैकेट्स नहीं थी, उस तरह से कह लें कि जो इक्विपमेंट होना चाहिए उसकी कमी नजर आई। अब वहाँ पे क्या सूरत हाल है? नई बोट्स वगैरह सारी चीज़ें आ गई हैं? देखिए आदिल साहब, ये सूरत हाल जब पैदा हुई तो उसके बाद अब फौरी तौर पर रेस्क्यू की जानिब से जो है वो 38 मजीद जो रेस्क्यू बोट हैं वो जलालपुर पीरवाला की तरफ रवाना कर दी गई हैं। इससे कबल जो है वो 29 बोट जो हैं वो ऑपरेशनल थी और इसके अलावा जो शुजाबाद है वहाँ पर जो है वो 9 ऑपरेशनल हैं। जो 12 अफराद जिनका बताया जा रहा था कि वो बोट पानी के अंदर डूबने के बाद जो है वो उनमें से 5 अफराद जो हैं वो जान की बाजी हार गए। जब हमारी इस हवाले से रेस्क्यू एमरजेंसी ऑफिसर इंजीनियर बिलाल से बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये हादसा जो है वो बदकिस्मती से इस वजह से पेश आया क्योंकि पानी इस कदर ज़्यादा था कि पता नहीं चल सका कि बोट जो है वो कब किस चीज़ से टकराई है। उनका कहना है कि खदशा यही जाहिर किया जा रहा है कि कोई दरख्त था या कोई ऐसी चीज़ थी जिससे ये बोट जो है वो टकराई और उसके बाद बोट जो है वो उलट गई। और इतना मुश्किल इलाका बन चुका है। ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा फारूक मलिक बहावलपुर से हमारे साथ है। फारूक, ये बता दें कि हेड पाइनत पे इस टाइम पानी का लेवल क्या है? और हम देख रहे हैं दरिया सतलुज है, दरिया चनाब है, उस मुकाम पर खासा जो है तोगयानी है उसमें, तो कितने इलाके अब तक मुतासिर हुए हैं और साथ में रेस्क्यू ऑपरेशन के हवाले से बताइएगा। देखिए, अगर हेड पाइनत की बात करें तो इस वक्त हेड पाइनत के ऊपर 6 लाख क्यूसेक से ज्यादा करेला वहां पर पहुंच चुका है और जो जराए बताते हैं कि हेड पाइनत की जो कैपेसिटी है वो 6 लाख और 65,000 क्यूसेक है। इससे ज्यादा अगर पानी वहां पर आता है तो खतरनाक सूरत हाल देखी जा सकती है। दरिया चनाब, रावी से और दरिया जो सतलुज है उसका पानी इस वक्त हेड पाइनत पहुंच चुका है और सबसे ज्यादा जो खतरनाक सूरत हाल है चनाब का, रावी का जो पानी हेड पाइनत के ऊपर पहुंच रहा है तो जो सतलुज का पानी है वो बैक फ्लो मार रहा है और उसकी वजह से बहावलपुर में अगर बात करें तो हेड इस्लाम से लेकर हेड पाइनत तक इस वक्त बहुत ज्यादा सूरत हाल कशीदा है। सिर्फ शहरी आबादियां जो है वो इस वक्त बच सकी हैं। तकरीबन 3.5 लाख एकड़ अराजी जो ज़रई ज़मीन है वो इस वक्त सारी की सारी दरिया बोट हो चुके हैं और 80 के करीब देहात हैं इस वक्त। हासिलपुर से लेके अहमदपुर शर्किया तक सारे के सारे देहात इस वक्त ज़ेरे आब आ चुके हैं और खासतौर पे कल से जो बारिशों का सिलसिला जारी हुआ है तकरीबन जो बचे कुछ बंद थे जो कि जो किसान है उन्होंने अपनी मदद आप कहते हैं तो आरजी बंद बनाए हुए थे वो सारे के सारे इस वक्त टूट चुके हैं और बहावलपुर में जो एम्प्रेस ब्रिज है वो इस वक्त बता रही है कि उसका जो पानी का लेवल इस वक्त 13 फुट तक पहुंच चुका है जो कि बड़ी खतरनाक सूरत हाल होती है। अगर 12 तक पहुंचे, इस वक्त जब 13 का फिगर क्रॉस कर चुकी है तो शहर में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है और सारे बंद जिस वक्त टूटे तो इस वक्त इरिगेशन की जानिब से सरकारी जो बंद है बहावलपुर शहर को बचाने के लिए उस वक्त इस वक्त जो है पानी उस बंद को टच कर चुका है जिसकी वजह से बहुत जो लेवल के ऊपर है और ऊंचे दर्जे का सैलाब बहावलपुर उसके गिरदोनवा में भी देखने को मिल रहा है। गुलाम हसन हमारे साथ रहीम यार खान से। गुलाम साहब, एक तो बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सेकंडली ये बता दें, रहीम यार खान, चाचड़ा शरीफ के मुकाम के ऊपर ये दरिया सिंध और ये बाकी दरिया जो है आपस में मिलते हैं। अब वहाँ ये बताया जा रहा है इस टाइम जो पानी है वो 6,20,000 क्यूसेक गुजर रहा है, तो वहाँ पे कितना ज़्यादा दरिया अपनी जो आबी गुजर गया है उससे बाहर आया है, कितनी आबादियाँ वहाँ पर मुतासिर हुई हैं? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आदिल इंतामी साहब और दूसरी जानिब ये जो इस वक्त 5 दरियाओं का जो पानी है वो इस वक्त रहीम यार खान में चाचड़ा शरीफ के मकाम पर जो है वो गुजर रहा है जहां पर पानी का बहाव जो है वो 6,20,000 से जायद क्यूसेक इस वक्त तक रिकॉर्ड किया जा चुका है और इसमें जो है सबसे बड़ा जो इस वक्त एडवांटेज है रहीम यार खान को वो ये है कि हमारे रहीम यार खान में तरंडा मोहम्मद पनाह से लेके गुड्डू बैराज तक जो है ये कह लें कि पंजनंद से लेके गुड्डू बैराज तक जो है वो मिंचन बंद बनाया गया जो कि हिफाजती बंद है और उसकी वजह से जो है वो रहीम यार खान में नुकसान की शरह जो है वो कम है। और दूसरी जानिब जो है सैलाब से इस वक्त लियाकतपुर से लेके जमालदीन वाली, चाचड़ा शरीफ और रुकनपुर हेड हाजीपुर तक के जो 100 से जायद देहात है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। दरियाई जो बस्तियां थी वो उनमें पानी दाखिल हो चुका है, कच्चे मकानात में पानी दाखिल हो चुका है, घरों को नुकसान हुआ है, हजारों एकड़ पर जो ज़रई अराजी और फसलें काश्त की गई भी नुकसान उनको सामना हुआ है किसानों को। और दूसरी जानिब जो है तकरीबन 3.5 लाख के करीब
करीब इंतजामिया के मुताबिक 3.5 लाख के करीब जो लोग थे इन इलाकों में रिहाइश पजीर थे, जिनको मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर कबल वक्त ही रेस्क्यू कर लिया गया था। लेकिन फिर भी जो लोग वहां पर मौजूद रहे और अपनी जिद पर अड़े रहे और आज उनको जो है वो नुकसान का सामना करना पड़ा, उनके घरों तक पानी पहुंच गया। तो आज भी रेस्क्यू की जानिब से सिर्फ आज के रोज ही 918 लोगों को अब तक रेस्क्यू किया जा चुका है। जबकि दूसरी जानिब जो है इंतजामिया की बात की जाए तो इंतजामिया की जानिब से मिंचन हिफाजती बंद के मुख्तलिफ मकामात पर जो है जगह जगह खैमे लगाए गए हैं। वहां पर फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं। रहीम यार खान की चारों तहसीलों में दरिया के करीब तरीन इलाकों में 21 फ्लड रिलीफ कैंप किए गए हैं, जहां पर लोगों को खुराक, अद्वियात, खाना पीना और दीगर जो तिब्बी सहूलियात है वो भी फराहम की जा रही है। जबकि अभी तक जो सैलाब में दरियाई इलाकों में फंसे हुए लोग हैं, जो कि नशेबी इलाके हैं दरिया के, वहां पर जो लोग फंसे हुए हैं उनको भी जो है वो रेस्क्यू करने के लिए मतलब एक जो अमूमी हमने रवैया देखा है ये पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कि लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए राजी नहीं है। जब वाटर लेवल अप होता है तो फिर वहां से बाहर निकल रहे हैं मजबूरन, उनका जान और माल और अमलाक जो उसको फुली जो है बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। और एक कह लें कि आसाम हो जो रिलीफ कैंप्स हैं वहाँ पे जो सहूलियात या जिस तरह उसका एक फुकतान भी है उस तरह से चीज़ें मुयसर नहीं है, तो लोगों की पूरी कोशिश के मैक्सिमम टाइम अपने घरों में गुजारें। ठीक हो गया। अभी राजिन सखर चलते हैं। सखर में हमारे साथ जवाद शाह साहब मौजूद हैं। शाह साहब, इस टाइम सखर में पानी के एक तो फ्लो बता दें। अभी तो पंजाब से बताया जा रहा है कि 9 और 10 सितंबर तक पानी सिंध में दाखिल होगा अपनी आबोताब के साथ, तो फिर वहाँ पे एक कह लें कि इमरजेंसी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। आज सीएम ने दौरा भी किया, बता रहे हैं कि 8 लाख क्यूसेक तक अगर पानी आया तो बासानी उसको मैनेज कर लेंगे। आज बिल्कुल ऐसा ही है। सखर में अब तक की जो सूरत हाल है वो अंडर कंट्रोल है, क्योंकि इस वक्त अगर रात के 10 बजे आपकी जो ताज़ा तरीन अपडेट आपको बताते चले तो तकरीबन 3,31,000 क्यूसेक जो सैलाबी रेला है, निचले दर्जे का सैलाब वो सखर बैराज से गुजर रहा है और कोटली की तरफ वो रवा दवा है। और इसके अलावा जो सखर बैराज से निकलने वाले 7 केनाल हैं वहाँ पर तकरीबन 50,000 का पानी जो डिस्चार्ज किया जा रहा है। तकरीबन 2,80,000 क्यूसेक सखर बैराज से जो पानी है वो डाउन स्ट्रीम में डिस्चार्ज किया जा रहा है। अगरचे इंतजाम के हवाले से बात की जाए या जो मुमकिन सैलाब जो इंतजाम की जानब से, हुकाम की जानब से या फ्लड फोरकास्ट डिवीजन की जानब से बताया जा रहा है, जो बड़े सैलाबी रेले हैं, जिस रास्ते पंजाब से आने वाले सेले जो रेलाबी सेले हैं वो सैलाबी रेले हैं वो गुड्डू पहुंचने हैं और वहां पर अब जो निचले दर्जे का सैलाब था वो दर्जमान दर्जे में बदल चुका है। यही सैलाबी रेले तकरीबन 48 घंटों के बाद सखर बैराज पर पहुंचेंगे और सखर बैराज पर भी निचले दर्जे का जो सैलाबी रेला है वो दरमियाने दर्जे में, और उसके बाद जो बताया जा रहा है तकरीबन 9 से 10 और 10 से 11 सितंबर के दौरान जो इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की एक्सपेक्टेशंस जारी की गई हैं। इस हवाले से आज वज़ीर आला सिंध ने कराची में एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें आगाह किया कि मुमकिन तौर पर जो पंजाब से आने वाले सैलाबी रेले हैं, 5 दरियाओं का जो पानी है वो तकरीबन 7 से 8 लाख क्यूसेक सिंध में गुड्डू बैराज के मकाम से दाखिल होगा और जो 8 लाख का पानी है वो पानी सखर बैराज से या गुड्डू बैराज से बआसानी क्रॉस कर जाएगा। ताहम जो कच्चे में रिहाइश पजीर बड़ी आबादी है, अगर सिर्फ सखर की बात करें तो सखर जिला में तकरीबन 280 देहात हैं जो कच्चे में रिहाइश पजीर हैं, उसमें तकरीबन 1 लाख से ज्यादा अफराद रिहाइश पजीर हैं जिनके मुतासिर होने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। और इसी वजह से सिंध हुकूमत की जो वुज़रा हैं, जो अराकीन हैं, वो बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता रोज जो सूबाई असेंबली के स्पीकर हैं सईद अवैस कादिर शाह, उन्होंने भी हिफाजती बंदों का दौरा किया, सखर बैराज का भी दौरा किया। इस तरह से आज सूबाई वज़ीर तवानाई सईद नासिर हुसैन शाह ने भी खैरपुर के जो हिफाजती बंद हैं वहाँ का भी दौरा किया और वहाँ का जो उलरा बचाव बंद है उसको इंतहाई हसास करार दिया गया है और वहाँ पर जो निगरानी है, मॉनिटरिंग है या जो मरम्मती काम है वो तेज करने के भी अहकाम जारी किए गए हैं। वहाँ पर स्टैंड बाय जो मशीनरी है वो भी रखी गई है, पत्थर भी वहाँ पर लाके रखे जा रहे हैं। इसी तरह से बताया जा रहा है कि मतलब कि सिंध में खासा टाइम मिल गया। हम देख रहे हैं कि 26 अगस्त से पूरी सूरत हाल बनी हुई है कि सिंध के लोगों को, वहाँ की इंतजामिया को, वहाँ की गवर्नमेंट को खासा टाइम मिल गया कि वो मैनेज कर सके, लोग जो है उनकी नकल मकानी हो सके, कैंप्स वगैरह लगा सकें, में खासा टाइम मिल गया। गुड्डू बैराज पर इस टाइम पानी का फ्लो कितना है, क्योंकि हेड पाइंजर से निकलकर पानी जनूबी पंजाब से निकल जब सिंध में दाखिल होगा तो पहला जो गेज भी मिलता है या पहला जो बैराज है गुड्डू बैराज है। कश्मीर से हमारे साथ राशिद मेमन साहब मौजूद हैं, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं वहाँ पर। राशिद साहब, ये तो बता दें गुड्डू बैराज पर इस टाइम पानी का फ्लो कितना है? बताया जा रहा है कि 8 और 9 जो सितंबर है उसके बाद यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो मजीद भी बढ़ेगा। मुल्क भर में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल है, जगह जगह सैलाबी पानी की तबाहकारियाँ जारी हैं। मैं भी इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर मौजूद हूँ। गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की आमद 4,01,352 क्यूसेक, जबकि गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी का अखराज 3,77,226 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। गुड्डू बैराज के मकाम पर 12 घंटों के दौरान 10,648 क्यूसेक पानी की सतह में इजाफा हुआ है और इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर दरमियाने दर्जे सैलाब की सूरत हाल है।
गुड्डू बैराज से 24 अगस्त को एक बड़ा सैलाबी रेला गुजरा था, जो कि तकरीबन 5,48,000 क्यूसिक था, जिसने कश्मोर व गुड्डू के कच्चे में तबाही मचाई थी। कश्मोर व गुड्डू के मुतअद्दिद जो देहात हैं ज़ेर आब आ गए थे, उनका ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया था। उनकी वहाँ पर सैकड़ों एकड़ पर खड़ी हुई कपास, गन्ना व मूंगी की जो फसल है वो भी ज़ेर आब आ गई थी और उनका लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। और वो इलाका मगर अपनी मदद आपके तहत पक्की की जानिब मुंतकिल हुए थे। और दूसरी जानिब अगर ज़िले इंतज़ामिया की बात की जाए, ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से इस वक्त गुड्डू बैराज के मकाम पर किसी भी किस्म के इंतजामात नहीं दिखाई दे रहे। गुड्डू बैराज के मकाम पर ना ही रिलीफ कैंप कायम किया गया है, ना ही मेडिकल कैंप कायम किया गया है। जबकि दूसरी जानिब ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से के बचाओ बंद के मकाम पर रिलीफ कैंप और मेडिकल कैंप कायम किया गया, जो जहाँ पर वो कच्चे के मकीनों को वहाँ से रेस्क्यू करके पक्की की जानिब मुंतकिल कर रहे हैं। और दूसरी जानिब अगर बात की जाए गुड्डू बैराज के बचाव बंदों की, तो इस वक्त गुड्डू के जो बचाव बंद है उनमें सिर्फ के बचाव बंद पर पानी का दबाव बढ़ रहा है, जबकि RM बंद और LM बंद वो इंतहाई महफूज है। और अगर बात की जाए गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की, तो महकमा इरिगेशन व फोकल पर्सन का यही कहना है गुड्डू बैराज के मकाम पर 24 घंटे के दौरान मजीद पानी की सतह बुलंद होगी। और इसके साथ साथ गुड्डू के जो बचाव बंद हैं उन पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की जानिब से मुकर्रर गए फोकल पर्सन मुकेश कुमार चावला, मोहम्मद बख्श महर, जो कि यहाँ के इंतजाम के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं और बंदों के हिफाजत के लिए मुकम्मल तौर पर मौजूद है। ठीक है, मतलब आप ये बता रहे हैं कि वहाँ पर भी इस टाइम सैलाबी सूरत हाल है, लेकिन अभी वाटर लेवल उतना नहीं हुआ, तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंतजाम जो है वो कर रखे हैं। आप तमाम जो कॉरेस्पॉन्डेंट आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, पंजाब में एक बार फिर से और सिंध में दोबारा से 10वां जो स्पेल है मानसून का वो बरसना शुरू हो चुका है। आज भी पंजाब के कई शहरों में बारिश हुई है और जो वाटर लेवल ऑलरेडी अप है और लोग जो मकीन है डिफरेंट कैंप्स के अंदर, उनको भी मुश्किलात का सामना है। और अब आने वाले दिनों में क्या भारत से मजीद भी पानी पाकिस्तान में छोड़ा जा सकता है, तैयारियां किस नौयत की हैं, हम बात करते हैं। हमारे साथ डायरेक्टर PDM में हमीदुल्लाह खान साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब ज्वाइन करने के लिए। ये बता दीजिएगा, अगर हम अपर पंजाब की बात कर लें, चनियोट, हाफजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, सियालकोट, यहाँ पर पानी का जो लेवल है वो कम हो चुका है। अब वहाँ पे आप जो रिहेबिलिटेशन का वो काम आप लोगों ने शुरू कर दिया है, क्या मजीद भी खदशा है कि भारत की जान से मजीद पानी छोड़ा जा सके? बारिशें तो ऊपर होंगी, यकीनन थोड़ी बारिश है उसके कैचमेंट एरिया में। वो बारिशें इतनी कम है, 5 से 10 मिलीमीटर की हैं कि जिससे कोई नीचे पानी को खास आने की उम्मीद नहीं है। और अलबत्ता नीचे जो पंजाब का हिस्सा है, पिंडी और जेलम, चकवाल और इस साइड पे नारोवाल साइड पे, गुजरात और गुजरांवाला साइड पे बारिशें होंगी। और ये 3 दिन के लिए पेशीन गोई हुई है इसके ऊपर। लेकिन वो बारिशें जो है वो कोई ज्यादा खतरे वाली नहीं है, क्योंकि बारिशें पीछे नहीं है और उन्होंने पहले थोड़ा अपना डैम में से जगह बना ली थी, तो इसलिए जो पीछे बारिश है वो 5 से 10 मिलीमीटर की है। तो उससे अब ज़्यादा से ज़्यादा वो अपने जो डैम है उसमें वो पानी स्टोर कर सकते हैं, इसलिए मज़ीद पानी आने की कोई ऐसी सूरत नहीं। अब आज वैसे भी 7 तारीख हो गई है और ज़्यादा से ज़्यादा जो 15 तक जो है ना, ये 15 से 20 तारीख तक ये जो मानसून है वैसे भी एंड हो जाता है, हवाएं कम हो जाती हैं। तो इसलिए अब मजीद ऊपर जो कैचमेंट एरिया उसमें ज्यादा, मतलब कि बारिशें होंगी, लेकिन कह लें कि वाटर लेवल डिक्रीज होना शुरू हुआ है। अब ये बता दें कि जो इस टाइम सैलाब का मरकज हम देख रहे हैं वो साउथ पंजाब है, मुल्तान की तहसील है जलालपुर पीरवाला, वहाँ पर एमरजेंसी भी नाफिज की गई है, मजीद टीमों जो हैं उनको भी तलब किया गया है। इस टाइम वहाँ पे किस किस्म की जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और क्या सूरत हाल है वहाँ पर? मुल्तान जलालपुर पीरवाला की आप बात कर रहे हैं, तो मुल्तान जलालपुर पीरवाला बिल्कुल लोगों को पहले ये जो ऐलानात होते हैं ये पहले हम वक्त से पहले लोगों को इत्ला देते हैं कि इस तरह की सिचुएशन ज़रूरी नहीं है कि हो भी जाए, लेकिन ये होता है कि हो सकती है। तो हर वो जो ऐलान होता है वो मीनिंगफुल होता है, उसके साथ खतरात लाहक हो सकते हैं अगर उस पर अमल ना किया जाए। खुदा न खास्ता जैसे अभी काट देना पड़ गया, 1-2 जगह पर पहले भी काट देना पड़ गया, लोगों को बताया गया। और एक जगह पर तो ये कादराबाद में अगर आपको याद हो तो 10,70,000 के करीब जो का रेला जो है ना वहां से गुजरा और उसके लोगों को वहां से हटाया गया था। तो ऐसे ही लोगों को पहले इन्फॉर्म कर दिया जाता है और किया जा रहा है कि पानी का प्रेशर पीछे से तकरीबन 5.5 जो है वो सस्टेन कर रहा है। 5.5 इस वक्त चंग से त्रिमो से गुजरा है, आगे भी तकरीबन इतना जा रहा है। तो इसलिए खुदा न खास्ता कोई ऐसी सूरत हाल
हो सकती है, तो इसलिए लोगों को पहले से इनखला के लिए बता दिया गया है। और इसके लिए ज़रूरी है आपके तवज्जुह से कि अगर खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो बारिश के दरियाओं के इर्द गिर्द जो आगे जहाँ पर रेले जा रहे हैं वहाँ पर रहने वाले दोस्त जो हैं ये उससे जो पहले रूटीन में सैलाब आते हैं ये उससे बहुत बड़ा रेला है और पूरे 3 दरिया इस वक्त जो है पंजाब के उबल रहे हैं और पानी जो है वो पहले की निस्बत ज़्यादा है। हिस्ट्री का बड़ा रेला जो है वो जनाब में जा रहा है। तो अपनी बेसमेंट जो है मत सोएं, जो ऐलानात किए जा रहे हैं उस पर अमल करें। अगर आपका घर कई मंजिलों पे है तो सामान अपना कीमती ऊपर शिफ्ट कर दें, नीचे बच्चों को मत जाने दें, अपने बिजली के जो आलात हैं उनको ऊपर महफूज जगह पे रख दें, कनेक्शन अपने महफूज बना लें। ठीक है, ठीक है। मतलब आप ये फरमा रहे हैं कि लोग जो है वो ताउन भी करें। अच्छा, ये बता दें कि मजमूई तौर पर पंजाब के 26 अजला मुतासिर हुए हैं, 42 लाख लोग मुतासिर हुए हैं। एक बड़ा डिजास्टर है, इतने वसाइल हैं, क्योंकि हम जब फील्ड में जाते हैं लोगों से बात करते हैं तो लोग कैंप्स ना मिलने का शिकवा करते हैं, उस तरह से जो सहूलियात उनको मैसर नहीं है। तो किन चीज़ों की कमी का सामना है आप लोगों को? अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो बारिशें सैलाब पहले भी आते हैं, लोगों तक पहुंचते हैं और लोग जो है ना वो हमारी टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, जा भी रही हैं। इसमें प्रॉब्लम जो है ना लोग टेंट में देखें, गर्मी का मौसम है, टेंट के अंदर आमतौर पर लोग नहीं रहते और जिनके घरों में पानी आ गया है अब वो लोग जो है ना वो पीछे अपने घरों में ज़्यादातर तो चले जाते हैं, दूसरे घर होते हैं पीछे दरिया के पास जो रहते हैं उनके आमतौर पे घर। तो कुछ जो लोग हैं वो उन्होंने ये सोचा कि अब क्या जाना अपने घरों में, तो यहीं पर करीबी बंद के ऊपर किसी के ऊपर बैठ जाते हैं और थोड़ा टाइम है, घंटा 2 4 या हो सकता है 12 घंटे 24 घंटे गुजर जाएगा, पानी वापस अपने घरों में जो फ्रंट पे है दरिया की तरफ तो वहां चले जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में बारिशें शुरू हो गई, वहां पर लोग पहले उनको खाना वाना दे के आ रहे हैं बाकायदगी से, तो वो बारिश का तो जो है वो फिर लोगों कैंप आमतौर पर कैंप में लोग रहते नहीं है पंजाब में सिवाय डेरा गाजी खान और राजनपुर पे आमतौर पर कैंप में लोग नहीं रहते, या तो उनके दूसरे घर होते हैं वहां चले जाते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं आप लोगों के पास इंतजामात पूरे हैं लेकिन लोग अपने एक वहाँ का एक रवायती नोयत का तरीकाकार है कि लोग अपना घर पर छोड़ना नहीं चाहते, वाटर लेवल लो होगा तो दोबारा से अपने घरों में इलाकों में चले जाएंगे। नाज़रीन, अभी हम ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे साथ वाटर एक्सपर्ट होंगे और किसान इत्तेहाद के नुमाइंदे होंगे, उनसे जानेंगे कि इस पूरे मामले में अभी तक कितना नुकसान हो चुका है। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में हर चंद साल बाद कोई ना कोई डिज़ास्टर आता है, सैलाबी सूरत हाल होती है, जानी माली जो है खासा नुकसान होता है। हाल सैलाब में भी खासा नुकसान आप देख रहे हैं कि 26 अजला पंजाब के मुतासिर हो चुके हैं और 56 अमवात भी हैं और साथ साथ 42 लाख का फिगर बताया जा रहा है जो PDM में खुद कोट कर रही है कि जो लोग डिसलोकेट हुए हैं। साथ साथ जो एग्री लैंड है उसका भी खासा नुकसान हुआ है। तो हर साल इस तरह की तुगयानी होती है, हुकूमतों की जानिब से उस तरह से प्लानिंग क्यों नहीं की जाती? बड़ा एक अहम सवाल है, इस पर हम ज़रा बात कर लेते हैं और कितना नुकसान हो चुका है खसूसन एग्री लैंड को। इस पर बात करें कि हमारे साथ जो मेहमान है उनका तारुफ कराता चलो। हमें ज्वाइन कर रहे हैं नसीर मेमन साहब, वाटर एक्सपर्ट हैं। इसके साथ खालिद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद है, सदर हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। बहुत शुक्रिया जी दोनों मौजूद मेहमानों का। मेमन साहब, आपसे आगाज़ कर लेते हैं, ये बता दें कि हर साल सैलाबी सूरत हाल या हर चंद साल बाद सैलाबी सूरत हाल देखने को मिलती है, क्या ये जो कुदरती मामले इनको कंट्रोल किया नहीं जा सकता या हमारी हुकूमतों की उस तरह से जो है कह लें कि तवज्जो नहीं होती कि इसके ऊपर कोई लाहेअमल बना सकें? पाकिस्तान बड़े दरियाओं की सरजमीन, तो बड़े दरियाओं में इस तरह के सैलाबों का आना कोई गैर मामूली चीज़ नहीं है। ये इसी तवातुर से आते रहते हैं, हमेशा से आते रहे हैं। लेकिन अब की बार हम देखते हैं कि तबाही के एदाद शुमार हर मरतबा बढ़ते जाते हैं। 1973 का सैलाब 2010 के सैलाब से बड़ा था, उसके बावजूद हमें 475 अमवात नज़र आती हैं। 2010 में हमें 2000 अमवात मिलती हैं और उसकी वजह जो है वो बेसिकली ये है कि हमने पानी के आबी गुजरगाहें जो हैं वहाँ पे हर तरह की रुकावटें खड़ी की हैं। आज मुझे बताइए, कोई सतलज और चनाब को इतने दिन लग गए हैं पंजनत तक उनका पानी पहुँचने में, और वो एक सस्टेन्ड फ्लो के साथ खड़े हैं, पानी नीचे नहीं आ रहा, या कई जगहों पे आपको फ्लो 4-4, 6-6 दिन एक जगह एक ही सतह का नज़र आता है। और इसकी बुनियादी वजूहत ये है कि हमारी आंखों के सामने इन तमाम दरियाओं के अंदर
इतनी बड़ी आबादियाँ, इतनी बड़ी रुकावटें, फिर वो रोड, रास्ते, खेत खलियान, लोगों की आबादियाँ, बहुत कुछ हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि पानी को अगर हम रास्ता साफ दे दें, तो पानी तो है लेकिन दरिया तो पानी के लिए बने थे ना, वो गुजर जाता। ये जो इस कदर तबाही है कि 40-42 लाख लोग बेचारे बेघर हैं। पंजाब के गरीब लोग इस वक्त सख्त परेशानी में हैं, उनकी फसलें, उनके घर बार, उनकी इमलाक लुट गई हैं, बह गई हैं। तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया है, हमें इसे सीखना पड़ेगा। और सीखने की बात यह कि हमें बुनियादी तौर पर दरियाओं के रास्ते खोलने पड़ेंगे। इसके अलावा फिर दरिया फिर हमसे अपने रास्ते छीन के हमें निकाल के रास्ते। ठीक है, जो हम ये मतलब पैटर्न शुमाली इलाका जात पे देख रहे हैं कि वहाँ पर होटल्स बने हुए हैं। जब हम शहरी इलाकों में आ जाते हैं तो वहाँ पर देख लें कि पूरी की पूरी लोगों ने ज़रई लैंड दरिया की जो है अभी गुजर का उसके अंदर बनाई हुई है, पक्की इमारतें बनाई हुई, पक्के मकानात बनाए हुए हैं। तो ये वो आप उसकी इज़्ज़त करार देने, तो ये पैटर्न में वहाँ भी नज़र आया और ये जो मैदानी इलाके हैं यहाँ भी नज़र आ रहा है। खोकर साहब, अभी तक के आदाद शुमार के मुताबिक एक तो लाखों एकड़ जो ज़रई अराजी है ज़ेरे आब आ चुकी है, खासा नुकसान हुआ है, धान की फसल हो, दीगर जो सब्जियाँ हो, फल फ्रूट हो, खासे मुतासर हुए हैं। तो क्या आदाद शुमार आपके पास है इस टाइम कि कितना नुकसान हो चुका और ये पाकिस्तान की फूड बास्केट के लिए कितना नुकसानदेह होगा? देखिए जी, इस वक्त पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, नंबर 2 पे वाटर सिक्योरिटी है। तो हमें भी उसी लिहाज से सोचना चाहिए। अब देख लो, तीनों दरिया बफरे हुए हैं, रावी, सतलुज और चनाब, और तीनों दरिया चनाब के सारे एरिए को कवर करते हैं। तकरीबन तमाम अजला को ये तीनों दरिया कवर करते हैं। और यहाँ पे जो कुछ काश्त है वो चावल है, कपास है, मक्की की फसल है, और उसके अलावा तमाम किस्म की सब्जियात हैं, गन्ना है और चारा जात हैं जानवरों के लिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस वक्त। तो ये सारी फसलें इस वक्त नुकसान हो रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा। दूसरा ये है कि काश्तकार के पास अब हमने ये सोचना ये है कि अगली फसल कैसे काश्त होगी। असल चीज़ तो ये नुकसान जो होना था वो तो हो गया, अगली फसल, क्योंकि काश्तकार तो इस वक्त बेयारो मददगार है, उसके पास तो बचा ही कुछ नहीं, उसकी तो दुनिया लुट गई है। क्योंकि उसके तकरीबन घर में जो कुछ था खाने के लिए, गंदम थी, दालें थी, चीनी थी, कोई चीज़ उसके घर में जो पड़ी थी वो सारी दरिया बुर्द हो गई। सामान भी उसका सारा दरिया बुर्द, कमरे भी उसके रहने सहने के जो कच्चे कमरे थे वो भी गिर गए। अब अगली फसल के लिए क्या करना चाहिए? एक चीज़ तो मुझे जो इस दफ़ा नज़र नहीं आ रही, जो पिछले जब 2010 के सैलाब में नज़र आई थी, वो थी खिदमत खल। उस वक्त मुखैर हज़रात बहुत नज़र आ रहे थे, हर जगह पे मुखैर हज़रात पहुंचे हुए थे, लेकिन इस दफ़ा वो मुखैर हज़रात पाकिस्तानी जो हमारे भाई हैं वो नज़र नहीं आ रहे। लोगों की वो खिदमत नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी, वो सपोर्ट भी इस वक्त तक नहीं हो रही जो होनी चाहिए थी। देखें ना, अगर आप इंडिया को ले लें, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे 10-10 गाँव एक एक उनके सिंगर ने ले लिए हैं जी, मुख्तलिफ लोग वहाँ पे जाके काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे पाकिस्तान में इस वक्त नहीं, हमें सोचना चाहिए कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। मेरी इस वक्त गुजारिश है कि पूरी कौम से कि इन सलाफ़ज़दगान के साथ खड़े हो जाए, उनकी सपोर्ट करें, क्योंकि अकेली हुकूमत का ये काम नहीं है, ना ये अकेली हुकूमत कर सकती है। दूसरा, मैं हुकूमत से इस वक्त ये गुजारिश करूंगा, दूसरा सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है वो फिश फार्मर का नुकसान है। अरबों खरबों का उनका नुकसान हो गया इस वक्त। उनके पास तो बची कोई शय नहीं है फिश फार्मर के पास। यकीन कर लें कि उनके जज्बात का, उनके हालात का, उनकी हालात की शिद्दत में आप तक नहीं पहुंचा सकता जो उनके साथ, क्योंकि उनका सबसे ज्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, 7 से 8 लाख रुपए फी एकड़ उनका खर्चा है। इसी तरह बाकी काश्तकार, किसी का 1.5 लाख खर्चा है, किसी फसल का 2 लाख खर्चा है, किसी का 2.5 लाख खर्चा है। तो सारे ही महंगे काम है। और अगली फसल के लिए प्रॉब्लम ये है, हुकूमत को चाहिए की बात करें, फिश फार्म्स की बात करें, हाफसाबाद हो, मंडी बहाउद्दीन हो, ये बेल्ट पूरी फिर साउथ पंजाब में मुल्तान का इलाका, मुजफ्फरगढ़ का इलाका, ये खानेवाल का इलाका, खासा ये इलाका जो है मुतासर। वैसे भी फ्लॉक उनका रेडी था, सितंबर के महीने से मौसम भी थोड़ा तब्दील होता है, लोग जो है मछली पाकिस्तान में खाना भी शुरू कर देते हैं, ठीक हो गया। मेमन साहब, एक इल्ज़ाम लगता है भारत पर कि एक आबी जारियत होती है, पानी उसकी जब से स्टोर किया जाता है और फिर अचानक से छोड़ा जाता है। उनकी अपनी आबादी भी मुतासर होती है, लेकिन ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान वाली साइड पे देखने को मिलता है। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि एक रवैया है उसकी जानिब से, और उसका कितना अमल दखल है जो हालिया हम देख रहे हैं कि फ्लडिंग की सूरत हाल है? इसके बाद साइड पे उस तरफ जितनी भी रियासतें हैं, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, इन इलाकों में बहुत ही शदीद गैर मामूली बारिशें हुई हैं और उनकी कुछ फिगर्स तो बहुत ही डराने वाली हैं कि इतनी गैर मामूली बारिशें हुई हैं। वहाँ उस तरफ 3 डैम्स हैं, सतलुज पे, ब्यास पे 423 गुना। तो जी, तो अंदाज़ा कीजिए ये कितनी गैर मामूली बारिश है। भाखड़ा डैम है सतलुज पे, पोंग डैम है ब्यास पे, जो वो भी सतलुज को कंट्रीब्यूट करता है,
और तीसरा जो है वो थेम्स डैम है जिसे रंजी सागर कहते हैं, वो चनाब के ऊपर। लेकिन देखिए पानी सबसे ज़्यादा चनाब में आया है, जहाँ पे थेम्स डैम की ओनली 2 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी है। तो अगर कोई वहाँ पे शरारत, और मैं उसको रूल आउट भी नहीं करता, लेकिन वो फिर हमें होती तो चनाब की तरफ ज़्यादा नज़र आती, लेकिन वहाँ फ्लोज रिवर इसके रेंद्र नाफ के हैं। तो मेरा ख्याल है कि उधर चूंकि डैम उनके भर गए, जैसे देखें तरबेला हमारा जब भर गया तो हमने स्पिलवेज खोल दिए। डैम का मसला है, हम समझते हैं कि डैम कोई बारिशों को रोकता है, लेकिन अभी हमें यार सामने 16 मिलियन एकड़ फीट की कैपेसिटी है इन तीनों डैम्स की इंडिया की साइड पे। तरबेला तो सिर्फ 6 मिलियन एकड़ फीट का है, लेकिन वो तीनों भर गए, और उसके बाद ऊपर से कम से कम 10-15 मिलियन एकड़ फीट का उसके अलावा पानी नीचे आया है। तो ये डैम्स की वजह से तो पाकिस्तान के ऊपर एक अजाब आया हुआ है, जो उस तरफ के डैम्स बने हुए, तो वो तो नहीं रोक पाए सैलाबों को। मेरा ख्याल है कि हमें लॉन्ग टर्म ये सोचना पड़ेगा कि इस तरह की शदीद मौसमें बॉर्डर की उस तरफ भी होंगी और इस तरफ भी हो रही हैं। अच्छा, इधर से आप ऊपर से शुरू हो ना कि गिलगित बल्तिस्तान में क्या असर हुआ, उसके बाद हमने क्या देखा स्वात के तरफ और इन इलाकों में शांगला की तरफ और बुनेर की तरफ, ये हर तरफ से आफतें आ रही हैं। हमें पूरा एक स्टडी दोबारा करनी पड़ेगी अपने वाटरवेज की, दरियाओं की, हमें हल दूसरी तरह से सोचने पड़ेंगे। ये जो हम रिवायती हल सोचते हैं या रिवायती काजेज ढूंढ रहे हैं ना, ये हमें फ़ायदा नहीं देंगे, हमें तजिया ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि डैम्स आपके मुताबिक जो है वो मसला कर रहे हैं। चलिए इस पर मैं आपसे मजीद जो है पूछना है अगर साहब, ये क्लाइमेट चेंज की भी जिस तरह बात हो रही है, गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, तो ये कहा जा रहा है कि लोकली हम जो अपनी फसलों का, जो अपनी सब्जियों जो उनकी काश की जाती है, उसकी टाइमिंग थोड़ा चेंज करें, ताकि जिस सीज़न में ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, इस तरह के जो फ्लडिंग की सूरत हाल होती है, तो जो काबिल काश्त एरिया है, जो फसलें हैं, उनको नुकसान ना हो। देखिए टाइमिंग तो हम ऑलरेडी चेंज कर रहे हैं। हमने जो जून में काश्त करते थे कपास, उसको फरवरी में लेके आ गए हैं। लेकिन बाकी फसलों की, कुछ फसलों की ऐसी है कि जिनके नहीं, अब फर्ज किया सब्जियात हमें पूरे साल में चाहिए, चारा जात पूरे साल में चाहिए, चावल का यही टाइम है उस वक्त काश्त करने का। तो हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि हमें क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करने की जरूरत है, उसके ऊपर रिसर्च करने की भी जरूरत है। लेकिन इस वक्त मैं जिस चीज को फोकस करना चाहता हूँ वो ये है कि फूड सिक्योरिटी के लिए अगली फसलों का काश्त होना। अब हुकूमत को ये चाहिए कि एक तो तमाम जितने भी MPMNA के फंड है वो सारे बंद करके सैलाब-ज़दगान पे खर्च करने चाहिए। जो हम काश्तकारों को अगर कोई बरात देना चाहते हैं, बेशक ना दें, वो सारी इन सैलाब-ज़दगान पे खर्च करें, ताकि वो अगली फसल काश्त करते हैं। उनको खाद, बीज, पेस्टिसाइड, डीजल और कुछ नकद भी उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, ताकि अगर वो अगली फसल वो काश्त नहीं करेंगे तो पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला बनेगा और ये कंट्रोल नहीं होगा। देखें ना, गंदम हमारे लिए इंतहाई जरूरी है। वो एक हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जैसे गर्दाने होते कमले भी सियाने। अगर हम गंदम काश्त नहीं कर सकेंगे, बाकी चीजें काश्त नहीं कर सकेंगे, तो अगला साल कैसे गुजरेगा। अभी भी हमारे पास शॉर्टफॉल चल रहा है इस वक्त हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से। खसूसन गंदम के ऊपर हम काश्तकारों का हुकूमत ने पहले ही नुकसान किया। काश्तकार की कमर तो पहले टूटी हुई थी, इसने और काश्तकार को मार दिया है, क्योंकि गंदम में हमें 2200 अरब रुपए 2 सालों में असल रेट से कम रेट मिला है। काश्तकार के पास इस वक्त सकत नहीं है कि अगली फसल वो गंदम वगैरह काश्त कर सके। हुकूमत को इस वक्त सीरियस लेवल पे सोचना चाहिए। दूसरा यह है कि उन लोगों के घर बनाने के लिए, उनके बाकी फाइनेंशियली जो भी अखराजात पूरे करने के लिए, मैं फिर हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ पाकिस्तान के जितने भी मुखय्यर हजरात हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो आए, खुद उन लोगों के पास पहुंचे और उन लोगों की इमदाद करें। ये आप पे फर्ज है इस वक्त। अल्लाह ताला ने आपको अगर कुछ दिया है तो सैलाब से, जो कुदरती आफात से जो लोग इस वक्त हम किनार हो रहे हैं, उनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए। अल्लामा इकबाल ने भी कहा था ना कि दर्द दिल के जी मुकम्मल करने चाहिए। दर्द, अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया था इंसान को, वरना तात के लिए कुछ कम न थे करो बयान। आज वो दर्द दिल दिखाने का टाइम आ गया है। फरमाया, हमने भी ग्राउंड पे सारे जो बुनेर सवात और अपर पंजाब, सियालकोट, वजीराबाद, दारुल सारा हमने इलाका विजिट किया, साउथ पंजाब विजिट किया, तो लोगों के हालात इस टाइम बहुत मतलब कह लें कि ख़राब है, खासी बड़ी है, कह लें कि तबाही। हुकूमतों का अकेले काम नहीं है कि इतनी बड़ी तबाही से निमट सकें। तो ये जो मुखय्यर हजरात हैं सारे पाकिस्तानी, जो इनको आपको सामने आना पड़ेगा, इनकी मिलकर मदद करना होगी। इतना मुमकिन नहीं है कि इससे रिहेबिलिटेशन और उससे आगे बढ़ सकें। अभी हम ट्रांसमिशन एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक जो डिबेट होती है कि डैम्स जो है वो सैलाबों को नहीं रोक सकते, तो अल्टरनेट क्या है? अगर डैम नहीं बना तो क्या करके हम सैलाबों से बच सकते हैं? एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ट्रांसमिशन में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान में बात होती है कि बड़े डैम्स जो हैं वो फ्लड को, सैलाबी सूरत हाल को नहीं रोक सकते, तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है? मेमन साहब, डैम्स नहीं बनाते
और बहुत से कन्फ्लिक्टेड डैम भी हैं। जब भी सैलाबी सूरत हाल होती है तो कालाबाग डैम पे एक नई डिबेट शुरू हो जाती है, नहरें निकालने का मामला जो है वो ज़ेर बहस आ जाता है। तो इस तरह की सैलाबी सूरत हाल जो हर 5-10 साल बाद हमें जिसका सामना करना पड़ता है, तो इसे निपटने का हल क्या है? जनाब, हमें हल सैलाब को स्टडी करके ढूंढने पड़ेंगे। अगर आप इन 3 सैलाबों को, गिलगित का, बुनैर का और ईस्टर्न पंजाब जो ईस्टर्न रिवर्स का पंजाब में है, आप इन तीनों का तज्जिया कर लेते हैं 1 मिनट के अंदर, आपको समझ में आ जाएगा कि कालाबाग डैम कोई मदद न कर पाता। कालाबाग डैम को होना था मियांवाली में, गिलगित बल्तिस्तान उसे 600-700 किलोमीटर नॉर्थ में है, तो वो दरिया सिंध पे। अच्छा, इधर आ जाए बुनैर में, वो 300 किलोमीटर ऊपर है कालाबाग डैम की साइड से, तो वहाँ डैम ने कुछ भी मदद नहीं करनी थी। चनाब और रावी और वो तो उससे 300-400 किलोमीटर ईस्ट की साइड पे हैं। तो अनफॉर्चुनेटली इन तीनों सैलाबों में कालाबाग डैम होता भी तो हमारी कोई मदद न करता। अब आते हैं, हमें सोल्यूशन ढूंढना है। देखिए, प्रॉब्लम हमें क्या है, हमें पहले प्रॉब्लम को डायग्नोज करें। प्रॉब्लम है जानी और माली नुकसान। अच्छा, एक डैम होता, वो 6 मिलियन एकड़ फीट का होता, वो भर जाता, हम फिर क्या करते? 15-20 मिलियन एकड़ फीट का पानी आ चुका है, तो फिर क्या करते? नुकसान तो फिर भी होता। तो मेरी नज़र पंजाब के या पाकिस्तान के किसी भी और इलाके, गिलगित या सिंध या बलूचिस्तान के जहाँ भी नुकसान होता है, इंसानों की ज़िंदगी और उनके इमलाक पे ज़्यादा है। अब आप सोचिए कि ये सारा नुकसान क्यों हुआ है। मैंने जैसे पहले गुजारिश की कि हमने तमाम दरियाओं के बीच में आबादियाँ बना दी है, बेतहाशा आबादियाँ हैं। अभी पंजाब में जहाँ जहाँ से ये पानी गुजरा है, ये 30-35 साल के बाद आया, तो लोगों ने समझा था ये दरिया सूखे हैं, इधर कुछ नहीं आना। लेकिन देखिए, दरिया का पानी है वो कभी न कभी लौट के आता है। 2023 में जो सतलुज में सैलाब आया था वो 35 साल के बाद आया था इतना बड़ा, और अब दोबारा आ गया है 2 साल के बाद। रावी ने पहली मर्तबा देखा है। तो हमें सीखना पड़ेगा कि जो रास्ते दरिया के थे वो दरिया के हैं, वो इंसानों के लिए नहीं बने थे, वो सदियों से दरिया के थे। हमें वो रास्ते खाली करने पड़ेंगे। अगर हम वो रास्ते खाली कर दें, और ये इतनी आसान बात नहीं है, ये लाखों लोगों का मामला है, लेकिन हमें करना तो पड़ेगा ना। हर साल थोड़ी लोगों को हम उठाएंगे और कैंपों में डालेंगे। तो अगर हम ये इसका हल निकालेंगे तो हमारी जानें बचेंगी, लोगों की इमलाक बचेंगी, लोगों की फसलें बचेंगी। ये जब बचेंगी तो फिर हम सोचेंगे कि अच्छा, पानी को संभालना कैसे, पानी को इस्तेमाल कैसे करना है। मुझसे पूछे तो वो सानवी है। पहली चीज़ है, हमें लोगों की जानें बचानी है। वो डैमों से नहीं बचेंगी, वो रास्ते खाली करने से बचेंगी। वो हमारे जितने जंगलात को हमने काट के बेदर्जी से तबाह कर दिया, पहाड़ों से रास्ते साफ कर दिए, दरियाओं के बीच से वो गायब कर दिए, जो कि पानी के कुदरती बहाव के वेलोसिटी को रोकते थे। वो कश्मीर में भी यही हालात है, उधर पंजाब में, उधर भी आप स्टडी करें, वहाँ भी यही बर्बादी है। पाकिस्तान के कश्मीर में ये हालात हैं, गिलगित में ये हालात हैं। कोई कोना नहीं। हमने दरख्त को लकड़ी समझ के टनों के हिसाब से हर साल बेचते हैं, और आज कुदरत हमसे हिसाब ले रही है। तो दरख्त बचाएं, नए लगाएं, इंसानी आबादियों को सैलाबी रास्तों से ख़त्म करें, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर नदी नालों के ऊपर और दरियाओं के बीच बनाए, उसको भी रीडिज़ाइन करना पड़ेगा। इस सैलाब से सीखने के बाद उसके डायमेंशन बदलेंगे, उसके डिज़ाइन बदलेंगे। अगर हमें सीखना है बेहतरी के लिए तो फिर हमें उस तरफ सोचना पड़ेगा, वरना ये सियासी तौर पर मैं एक डैम का नाम लूँगा, कोई दूसरे डैम का नाम लेगा। पाकिस्तान के लोग 50 साल से डैमों पे लड़ते रहें। सैलाबों से बचने का हल जहाँ है उस तरफ हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हल मौजूद है, लेकिन उसको क्या उसकी एग्जीक्यूशन इतनी आसान नहीं है, क्योंकि हम देखते हैं कि जो ज़रई लैंड है, मलकियती ज़मीन है लोगों की, जिस पे वो कल्टीवेशन करते हैं। खोखर साहब, दरियाओं के अंदर बेट के इलाके में लोगों की ज़ाती जो मलकियत है वो ज़मीन मौजूद है, उसके ऊपर वो मुख्तलिफ फसलें भी उगाते हैं, उन्होंने अपना घर भी वहाँ बना रखा है, पक्के घर भी बन गए। तो कैसे ये मुमकिन है कि उन लोगों को वहाँ से ज़मीनों से, उनकी ज़मीनों से बेदखल करके कहीं और ज़मीनें दी जाए? एक बड़ा मनसूबा, एक बड़ा प्लान करने की जरूरत पड़ेगी इसके लिए। तो लेकिन करना पड़ेगा कि दुनिया में कोई भी आग, हवा और पानी पे कभी कंट्रोल नहीं कर सका। हमें उसका रास्ता खाली करना होगा, और ये हमारे लिए ज़रूरी है। दूसरा, डैम की बात हो रही थी, उसमें यह है कि पाकिस्तान में इसमें कोई शक नहीं कि डैमों के ऊपर लड़ाई होती है, सियासत होती है, और उसमें कुछ इंटरनेशनल एजेंडा भी होता है। मैं तो आजकल अपने सिंधी भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि एक डैम बनना ज़रूरी इसलिए है कि सारा साल हमने काश्तकारी करना है। पानी हमारी ज़िंदगी है, पानी अगर हम स्टोर नहीं कि बिजली भी बनानी है। कालाबाग डैम बनना इंतहाई ज़रूरी है, और उसके लिए मैं तो ये सिंधी भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि हमारे साथ, पंजाब के साथ एक ट्रीटी साइन कर लें। बेशक तमाम अख्तियार उनका होगा, सिंध वालों का, जितना उनको पानी चाहे वो ले लेंगे। जब उनसे बचेगा तो पंजाब को दें। हम पहले ही अपने हिस्से का पानी सिंध को दे रहे हैं, पंजाब वाले, क्योंकि वहाँ पानी नीचे कड़वा था, हमारा पानी मीठा था। अब आप देख लें कि हमारा पानी है मेरे ख्याल में 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़ सलाना नहरों में। शिशमाई नहरों में हमारा पानी है कोई 3.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, और हमारे सिंध के लिए पानी है 8 से 14 क्यूसेक पर 1000 एकड़ है। हमने अपने हिस्से का पानी उनको दिया था। चाहिए तो ये था कि हमारी पंपे कास्ट वफाक पे करती या सिंध पे करता कोई भी, लेकिन हम अपनी वो कास्ट भी खुद पे कर रहे हैं।
लेकिन जहाँ पे ये डैम बनने की बात है, ये डैम बनने इंतहाई नागुज़ीर है पाकिस्तान की मईशत के लिए, पानी के लिए। पानी देखे ना, आज दो तरीके से मर रहे हैं, या पानी की कमी से मरते हैं या पानी की ज्यादती से मरते हैं। तो अगर हम पानी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, कुछ अपने पास रिजर्व करें, जिस तरह पूरी दुनिया कर रही है, डैम बना रही है। हाँ, जिसमें कोई शक नहीं, चिनाब के ऊपर डैम नहीं बन सकता फिलहाल, उसका पानी, उसका रास्ता साफ करें, रावी का रास्ता साफ करें, सतलज का रास्ते साफ करें, सिंध के ऊपर डैम बन सकता है। और डैम का अख्तियार हम सिंध वालों को देने के लिए तैयार हैं, हम ट्रीटी साइन करने के लिए तैयार हैं हमेशा। मतलब लेकिन उसको बनने दें। एक प्रॉपर प्लानिंग की इसके लिए जरूरत है। अगर सिंध पे कालाबाग डैम बन सकता है तो एक कंसेंसस उसके लिए डेवलप किया जाए, तमाम जो स्टेक होल्डर हैं, सूबे हैं, वफाक है, मिलकर उसके ऊपर बैठें और एक फार्मूले पर तय कर लें। अब चनाब के अंदर जो इंक्रोचमेंट है उसका खात्मा हो जाए, सतलुज में जो इंक्रोचमेंट है, रावी में जो इंक्रोचमेंट है, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी हुई हैं उनका खात्मा हो जाए, तो ये मसला जो हर साल हमें या हर चंद साल बाद हमें दरपेश होता है, इससे हम बच सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुल्क में इस टाइम एक तुगयानी की सूरत हाल, और हमने देखी कि ये सवात बुनेर से शुरू होता है मामला, वहाँ पे खासी बारिशें होती हैं, वहाँ पे एक फ्लैश फ्लडिंग होती है, लोग मुतासिर होते हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होता है। फिर ये बारिशें जो हैं पंजाब में खासा उन्होंने तुगयानी इस टाइम कर रखी है, खासी तबाही मचा रखी है। तो इसे निकलना एक प्लानिंग की ज़रूरत है और एक कह लें मुस्तकिल बुनियादों पे होने वाली प्लानिंग की ज़रूरत है। चलें, वो आगे चल के हमने करनी है, लेकिन फ़िलहाल जो सबसे अहम फोकस है वो लोगों की रेस्क्यू का काम और उनके रिलीफ का काम, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम है। ये रेस्क्यू और रिलीफ अभी जारी हैं, लेकिन जो उनकी रिहेबिलिटेशन है वो इतना आसान काम नहीं है। जिस तरह हम दुनिया में देखते हैं कि माजी में भी पाकिस्तान जो फ्लड आए, जो साल 2022 में सिंध में फ्लड आया था, बहुत सारी कमिटमेंट्स हुई पाकिस्तान के साथ, उस तरह से दुनिया ने उसको फुलफिल नहीं किया। अभी की अगर हम बात करें तो अमेरिका से कल 2 जहाज़ आए हैं पाकिस्तान में इमदादी सामान लेकर, पाकिस्तान जो सैलाबी लोग हैं उनकी दाद रसी के लिए। लेकिन जो हमने ग्राउंड के ऊपर जो हमने सूरत हाल देखी है डिफरेंट सिटीज़ के अंदर, बड़ा डिज़ास्टर है। लोगों के इमलाक का नुकसान हुआ है, लोगों की जान का नुकसान हुआ है, उनके मुआशी बह गए हैं। मतलब एक इससे निकलना इतना आसान नहीं होगा। सबसे पहले बीइंग पाकिस्तानी आप लोगों को निकलना है, इन लोगों की मदद करनी है, और इसके साथ हुकूमत पाकिस्तान से हम ये भी कहेंगे कि आलमी दुनिया को भी बताएं कि कार्बन मिशन में हमारा उस तरह से रोल नहीं है, लेकिन जो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा मुतासरा जो ममालिक टॉप 5 ममालिक हैं उनमें पाकिस्तान भी शामिल है। तो आज की ट्रांसमिशन हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।